नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और हम जो टेंस पढ़ रहे थे वो कल से एडवांस की ओर हमने मूव किया था, क्योंकि सबसे पहले हमने 12 के 12 टेंसेज का बेसिक जाना और आज की जो ये क्लास है वो कक्षा 9 से लेकर जो 12 तक के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 9 से लेकर आपकी जो 12 तक की 12वीं तक का जो कक्षा है उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश के अंदर जो 4 नंबर का आपका टेंस पूछा जाता है, अक्सर वो आप ईयरली पेपर में हो या फिर वो बोर्ड एग्जाम्स में हो या ईयरली पेपर में पूछा जाता है। तो 4 नंबर के टेंस के अकॉर्डिंग जब आपका वो पूछने का जो एग्जामिनर का तरीका होता है उसमें आपके बेसिक्स टेंस ना पूछ के उसमें एडवांस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एडवांस में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको वर्ब की सही फॉर्म भरवाने के लिए आपको पूछा जाता है। तो आप बहुत ही सही जगह आए हो। और इससे पहले मैंने आपको कल की क्लास के अंदर हमने एडवांस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके बारे में हमने जिक्र किया था। और आई होप वो क्लास आपने नहीं देखी हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस क्लास को कंप्लीट कीजिए और देन उसके बाद में आज की हम क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आगे जो भी इंपॉर्टेंट टेंस है और अलग से कोई कॉन्सेप्ट है जिनके बेस पर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बने, तो कक्षा 9 से लेकर क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये मैं जितनी 3-4 क्लासेस कर रहा हूँ इन क्लासेस को आप देख के जरूर जाइएगा, आपको पेपर में 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहेगी कि एग्जाम्स मैं आपको इससे बाहर कोई भी नहीं जाना चाहिए क्वेश्चंस। यदि कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है तो जो मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूं उनसे ही आएगा विद्यार्थियों, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आपको मेरे से ये प्रॉमिस करना होगा कि जो भी चीजें मैं आपको करवाता हूं बोर्ड के ऊपर, जितनी थ्योरी लिखवाता हूं, यदि कोई कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं और यदि हम समय ले रहे हैं, क्लास हमारी 3 से 4 की हो जा रही है, लेकिन उन क्लासेज के आप अच्छे से एंट्री नोट्स बनाएंगे और एग्जाम्स से पहले आप 2-4 बार उन्हें अक्सर समय देकर अच्छे से उनको रिवाइज कीजिएगा। और यदि आप इतना कर पाते हो तो मेरी आपसे यही प्रॉमिस है, मैं आपसे यही कहूंगा कि 1% भी आपको किसी प्रकार की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हेसिटेशन की जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब मैंने आपको ये बात इसलिए अच्छे से कही है क्योंकि जो PYQ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स जो आपका 8th हो गया और यहाँ आपका 8th में 10th पूछा नहीं जाता, आपका 12th और आपका 10th, इन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो PYQ क्वेश्चंस हमने देखे तो वो उतने ही क्वेश्चन ज्यादा डीप में नहीं पूछे, कुछ 5-7 मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टेंस को जो टारगेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन टेंस को हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ओवरऑल हम 12 के 12 टेंसेज नहीं पढ़ेंगे, 12 के 12 टेंसेज का हमने बेसिक से जाना। अब हम उन टेंस के बारे में चर्चा करेंगे जिन टेंस से हमारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। प्रत्येक टेंस की विद्यार्थी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है कि अक्सर इस टेंस के अंदर होता क्या है, क्योंकि वहां पर हिंदी का कोई आपको सेंटेंस नहीं दिया जाता बनाने के लिए, अक्सर वहां पर इंग्लिश में आपको वर्ब की सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म फिल करनी होती है। तो इसीलिए उन चीजों को हम जिक्र करेंगे। तो सदा की बात ही आप कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठो, एक एक चीज को आप नोट करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप 9th 11th 10th या फिर 12th किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो और हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी हमारी क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है ना। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को विद्यार्थियों पढ़ा, तो आज की क्लास में हमारा जो टेंस शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब विद्यार्थियों हेडिंग डालोगे और क्या लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअल में सबसे पहले हम इस टेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर देते हैं। अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा कि है चेयर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही होता है। जो आपका है चेयर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कार्य विद्यार्थियों जो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में अभी अभी पूरा हुआ है या वर्तमान में हाल ही में कंप्लीट हुआ है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे और आप लिखोगे अच्छे से डेफिनेशन। और डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिखोगे कि इफ एन एक्शन, यदि कोई ऐसा काम, if an action has recently
इफ एन एक्शन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड, यदि कोई ऐसा काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इफ एन एक्शन हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, ठीक है ना, इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो आपका काम है और वो एक्शन आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। क्या लिखोगे? इफ एन एक्शन हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, इफ एन एक्शन हैज रिसेंटली, इफ एन एक्शन हैज कंप्लीटेड रिसेंटली। क्या लिखोगे आप कि यदि ऐसा कोई काम जो वर्तमान में अभी अभी कंप्लीट हुआ तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। ये इस टेंस की बच्चों पहचान होती है। तो आई होप इस चीज को आप अच्छे से लिखोगे। इसमें आपको ये करना है कि मैंने ये थोड़ा सा इधर लिखवा दिया, बोल सही लिखा था, गलत लिख दिया, कंप्लीटेड रिसेंटली, इफ एन एक्शन हैज कंप्लीटेड रिसेंटली। यदि कोई ऐसा काम जो अभी अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ तो वो किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। ये बात हमने सीख ली। अब इसके बारे में हम बच्चों ये जानेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ कि भूतकाल से कोई काम शुरू होकर वर्तमान में पूरा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। और इस टेंस से अक्सर आपका एडवर्ब का प्रयोग करके एक क्वेश्चन अच्छे से पेपर में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले उसी के बारे में बात कर देते हैं। हमने एक प्रत्येक टेंस को एक रूल कीवर्ड्स के नाम से एक रूल का नाम दिया था और एक रूल के अकॉर्डिंग हम कीवर्ड्स देखते हैं, एडवर्ब्स देखते हैं। जो एडवर्बियल्स मैं बताता हूँ वो अक्सर आपके जो पेपर होते हैं 9 से लेकर 12 तक और इवन यहाँ तक कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीवर्ड्स का प्रयोग करके, यानी टाइम डिनोटिंग जो वर्ड्स होते हैं एडवर्बियल्स, उनका प्रयोग करके आपको टेंस पूछा जाता है और उनसे भी आपको जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है। तो कीवर्ड्स में इसमें कौन कौन से हो जाएगा विद्यार्थियों? सबसे पहले इसके अंदर पेपर में पूछे जाने वाला हजारों बार सो फार, फिर आपका रिसेंटली, और रिसेंटली के बाद में आपका हो जाएगा जस्ट, और फिर आपका हो जाएगा जस्ट नाउ, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। उसके बाद में आपका हो जाएगा येट, येट के बाद में बच्चों हो जाएगा ऑलरेडी, और इन सभी को विद्यार्थियों एक एक शब्द को आपको अच्छे से फेयर कॉपी में लिखना है और अच्छे से नोट्स बनाना, और एग्जाम से पहले आपको इनको 4-5 बार अच्छे से रिवाइज करना है, तभी ये चीजें समझ में आएगी। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। आपको टेंस पढ़ना है तो अच्छे से एक जगह टिक के, मेरे से ना पढ़ो तो किसी और से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो अच्छे से पूरा पढ़ो। ऐसा नहीं एक चीज यहाँ से पढ़ ली, एक चीज कहीं और से पढ़ ली, एक उल्टा तीर पकड़ लिया। तो ऐसे आप करोगे तो आपको जो पेपर के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक टीचर को आप टारगेट करो और उससे ही सारी की सारी कोई भी चीज पढ़ो तो उससे अच्छी पढ़ो, और कंप्लीट पढ़ने के बाद में आप अगला डिसीजन अपना लो। तो सो फार, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी। क्योंकि विद्यार्थियों ध्यान रखना हमें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। हमें एक ही चीज एक ही क्लास के अंदर टीचर नहीं समझा सकता, उसको समझाने में वक्त लगता है। हर एक चीज समय के अकॉर्डिंग समझाई जाती है और सही समय पर समझाई जाती है। तो सटीक समय का आप इंतजार करो और कोशिश करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। सो फार, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी। उसके बाद में लिख दो अप टू नाउ, ठीक है ना, टिल टुडे, टू दिस डे लिख दो, टू दिस डे, टिल टुडे। इतना डीप पे तो जाएगा नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा को संतुष्टि हो जाए कि हमने सर इससे बाहर तो नहीं जाएगा, तो इससे बाहर 100% नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो फार, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टू दिस डे, टिल टुडे, और इसके बाद में आपका एवर, ठीक है। इन सभी का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस में होता है विद्यार्थियों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हट गया, आप अच्छे से इसको लिख दो, ठीक है ना। समझ में आई बात? बहुत अच्छे से। अब मैंने बात ये बताई कि ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स होते हैं इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी से मिटाता हूं इनको मैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक एक चीज का हम अच्छे से यूज करके ही आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले कि एक्चुअल में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आई, ठीक है ना, I have already, ALREADY, already seen this movie,
ये मैंने विद्यार्थियों एक एग्जाम्पल लिखा, और इस एग्जाम्पल में देखो, आपने देखा होगा कि जैसे ऑलरेडी का प्रयोग हुआ तो आप देखोगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, तो देखो हैव के बाद में या हैज के बाद में होगी थर्ड फॉर्म। मैं इस मूवी को पहले से ही देख चुका हूँ, आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल में एक और लिखता हूँ कि ही हैज जस्ट रीच्ड हिज होम, वो अभी अभी अपने घर पहुंचा। समझ में आई बात। तो इसके अंदर ये जस्ट है, ये ऑलरेडी है, ये कौन से टेंस में आते थे, हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर इनका प्रयोग होता है। 2-4 एग्जांपल्स आप और लिख दीजिए जो सीधे सीधे हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे टकरा जाए, ठीक है ना, इनको भी आप लिख दीजिए। जैसे मैं बोलता हूं कि आई हैव ऑलरेडी रीड दिस नॉवल, इस नॉवल को मैं पहले से ही पढ़ चुका हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये काम अभी अभी वर्तमान के अंदर समाप्त हुआ। एग्जाम्पल लिखते जाइए, मैं साइड में हट रहा हूं, आप एग्जाम्पल अच्छे से लिखिए। अगला मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, शी हैज नॉट डन, डू या डन हर होमवर्क, उसने अपना जो वर्क है वो अभी तक होमवर्क सो फार। अब जैसे विद्यार्थी मैंने सो फार को देखा तो ये सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा। सो फार का मतलब होता है अभी तक, और अभी तक के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब आपका हैज है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज के बाद में डू नहीं, आगे क्या आएगा, डन। तो सी हैज नॉट डन हर होमवर्क, उसने अभी तक अपना होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आगे देखो, एक और लिखवा देता हूं, he has not, उसके बाद में क्या लिखोगे, he has not finished। ये जो सारे के सारे मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, this work, वो सारे के सारे आपको पेपर के अंदर पूछे गए। समझ में आई बात। yet he has not this work yet, उसने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया। तो yet प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, so far प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, already प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, just प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जो जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो एडवर्ब आपको पेपर में पूछी जाती है, तो वो सारी की सारी मैंने आपको लिखवा दी। तो इन सभी को आप नोट करोगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमारे पेपर में और पूछी जाती हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, और वो एग्जाम्पल विद्यार्थियों में आपको जो क्लास 11 और 12 के जो विद्यार्थी उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। और वो एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई होप, मैं आशा करूंगा कि इस एग्जाम्पल को आप सही करके बताओगे। टू दिस डे आई खालिस्तान हर, ये जो एग्जाम्पल है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। अब मैं पहला ऑप्शन देता हूं, हैव फॉरगेटन, हैव नॉट फॉरगेटन, हैव नॉट फॉरगॉटन, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, डिड नॉट फॉरगेट। तो मुझे ये बताओ इन दोनों एग्जाम्पल्स में से इस वाक्य के अंदर कौन सा एग्जाम्पल फिट होगा। बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, इन एग्जाम्पल्स को आपको करना होगा। और यदि आप इधर उधर अभी तक आपने चयन भी नहीं किया कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, हमारा पेपर हाथी अभी बहुत ही नजदीक है। इसके बाद में बोर्ड एग्जाम्स में भी मैं आपको एक बार कह चुका हूँ कि इन चीजों को आप पढ़िए। आपका कंटेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको चीज करवा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इस चीज का मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर के अंदर यदि आपको मान लो 8% तक पूछा जाता तो हम कोशिश करेंगे उस चीज को 10% तक कवर करने की। मान लो पेपर के अंदर एक कदम उससे आगे भी पूछा जाएगा ना, तो उस पेपर जिस प्रकार से PYQ क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, उससे हम 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट इस बार नया भी पूछ लिया जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कि टू दिस डे इसकी टेंस की एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और टू दिस डे का मतलब होता है आज तक। आई हैव नॉट फॉरगेटन, मैं उस चीज को उसे नहीं भूल चुका हूँ। तो क्या आ जाएगा, डू डिड नॉट फॉरगेट, तो इंडेफिनेट की हो गई, किसकी पास इंडेफिनेट की, तो ये तो नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या होगा, हैव नॉट फॉरगेट। यदि आपका आंसर ये पहला था, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी चीजों को सीख लिया।
और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारा जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक चीज आपको और एक एग्जांपल और देता हूं। द गवर्नमेंट हैज नॉट एनी डिसीजन, ठीक है ना, सो फार। एग्जांपल लिखो, द गवर्नमेंट खालिस्तान एनी डिसीजन, ठीक है, अप टू नाउ। अप टू नाउ का मतलब होता है विद्यार्थियों अब तक। अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक। और ये एग्जांपल भी एसएससी के पेपर में आपसे पूछा गया। अब मैं जो भी विद्यार्थी, हो सकता है कोई विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, और यदि बाद में आप बोर्ड एग्जाम्स के विद्यार्थी भी 1-2 महीने बाद में देखेंगे तो ये क्लास से बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। अब इसके लिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक तो देता हूँ हैव नॉट टेकन, पहला एग्जाम्पल तो ये। दूसरा डू नॉट टेक। मुझे बता दो दोनों में से कौन सा आंसर होगा। एग्जाम्पल के सेंस को देखो, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो अप टू नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक। अभी तक का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो हैज हैव नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक, द गवर्नमेंट हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन अप टू नाउ। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी निर्णय है वो नहीं लिया हुआ। तो आई होप ये चीजें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर देखने को मिली, और इससे ज्यादा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं जाएगा, और इससे बाद एक भी चीज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से। अब मैं आपको 1-2 चीज और करवा देता हूं, ठीक है। अब क्लास 10th वाले विद्यार्थी मेरी एक चीज सुनिए अच्छे से। मैं एक बात बताता हूं कि आप बीच में लिखिए नोट करके कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। क्या लिखोगे विद्यार्थियों? कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट में बीच बीच में एक चीजें बताऊंगा जो आपको टेंस से रिलेटेड होगी, लेकिन थोड़ी सी अलग होगी, तो ये चीज पढ़ना विद्यार्थियों। यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको सिंस का प्रयोग होता हुआ मिले, ये जो सिंस होता है आपका, ये टाइम भी दर्शाता है, यानी सिंस और फॉर आपने प्रीपोजिशन भी पढ़ी होगी, और लेकिन सिंस आपका प्रीपोजिशन के साथ साथ सिंस आपका कंजक्शन का भी काम करता है। जब ये सिंस कंजक्शन का काम करता है तो इससे पहले एक क्लोज 1 लेता है और इसके बाद में एक क्लोज 2 लेता है। मतलब 2 क्लोजोज को आपस में जोड़ने का जो काम करे उसे कंजक्शन भी कहते हैं। तो सिंस आपका 2 क्लोजों को आपस में, 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता? सिंस। मान लो किसी सेंटेंस के बीच में सिंस का प्रयोग हुआ, या फिर किसी सेंटेंस की शुरुआत में भी सिंस का प्रयोग होता है, तो सिंस के बाद वाले क्लोज के अंदर हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और सिंस वाले जो सिंस से पहले वाला जो क्लोज है उसके अंदर हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या विद्यार्थी आपका PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। मैंने क्या बात बोली? मैंने ये कहा कि विद्यार्थियों, मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस का एक कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, या हो सकता है कि ये पेपर में आपके आने की का चांस हो, क्योंकि यदि हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन हो सकता है कि 11th या 12th वाले बच्चों के पेपर में ये पूछा जा सकता है। जब सिंस से 2 क्लोज होते हैं, सिंस के बाद वाले वाक्य में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और सिंस के पहले वाले वाक्य में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और इस सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। इस सिंस का मतलब क्या होता है? तब से लेकर अब तक। अब होता क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, तो ये बात मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरी बात सुनो, सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, मतलब भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक। और जब हम भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल तक के कार्य की बात करते हैं, मान लो कोई भी कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान काल में खत्म हुआ है, या वर्तमान काल में अभी अभी पूरा हुआ है, तो इसका मतलब तब से लेकर अब तक, मतलब भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक। मेरी एक एक चीज को आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब से लेकर अब तक का मतलब होता है भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक, और भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इससे पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और समय देने का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, और इसके बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब 1-2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने और बताता हूँ,
ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि आई, ये पेपर के अंदर आया हुआ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, आई ब्लैंक हिम सिंस ही केम टू देहरादून। हाँ, केम टू देहरादून, जब से वो देहरादून आया, देहरादून, जब से वो देहरादून आया मैं उससे नहीं मिला हूं, या फिर मैं उससे नहीं मिला हूं। ठीक है ना। तो इसके अंदर दो ऑप्शन देता हूं आपको मैं इस ब्लैंक्स के अंदर, डिड नॉट विजिट, या फिर आपका हो जाएगा दूसरा हैव नॉट विजिटेड, VISITED। विद्यार्थी बताओ कौन सा ऑप्शन इस टेंस के अंदर यहाँ पर सही होगा। आई हिम सिंस ही केम टू देहरादून, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट विजिटेड हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं या मैं उसकी तरफ नहीं गया हूं, सिंस तब से लेकर अब तक, जब से वो क्या है, देहरादून आया है। तो सिंस के बाद वाले के टर्म्स में हमेशा बाद वाले क्लोज के अंदर, हमेशा जो बाद वाला क्लोज या बाद वाले वाक्य के अंदर, बाद वाले सेंटेंस के अंदर हमेशा जिसके अंदर सिंस का प्रयोग हुआ उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। तो कम की सेकंड फॉर्म के में विद्यार्थियों सही है। और सिंस के पहले वाले क्लोज के अंदर हमेशा किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है आपका, तो इसीलिए इसका प्रयोग होगा। इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हैव नॉट विजिटेड, यानी जब से वो देहरादून आया तब से लेकर अब तक मैं उससे नहीं मिला हूं। और इसके सेंस में किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आई होप बच्चों ये भी चीज आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अब हम बढ़ते आगे, जल्दी से हमें बिना किसी टाइम वर्थ किए हुए हमें चीजों को समझना है। लिमिटेड क्लासेज के अंदर हमें लिमिटेड और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये अभी तक पेपर में आपसे नहीं पूछा गया, तो एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। बाकी पूछता तो मैं 2-3 एग्जाम्पल और करवाता। अब विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट, अभी हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस। क्लास 9 का जो हाफ ईयरली पेपर हुआ था इस बार, ठीक है ना, आप 2024 का, तो उसके अंदर एक आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सिंस और फॉर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। एक सेंटेंस दिया हुआ टेंस का, और वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और अंत में जाके टेंस तो पूरा चाहिए था, और अंत में जाके सिंस या फॉर आएगा, उन दोनों में से पूछ लिया। तो विद्यार्थियों इस टेंस के अंदर आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। मैंने एक बात आपको बताई थी कि हैज या हैव के साथ में बीन का प्रयोग होता है, और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वो हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उसके साथ में आपका ऑब्जेक्ट लग गए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहां से आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन केवल और केवल किसका आएगा, सिंस या फॉर का। तो मैं एक बार और, इससे पहले मैंने बेसिक्स की, यदि आपको क्लास नहीं देखी, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आई होप उस क्लास के आगे मैंने इंडिकेट किया कि कौन से टेंस की क्या क्लास है। 10-15 मिनट की क्लास है, वो क्लास आप पहले देख लेना, यदि आपको सिंस और फॉर के अंदर कोई फर्क हो तो सिंस का मतलब हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है विद्यार्थियों, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय के लिए, और फॉर का जो आपका प्रयोग होता है वो आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और फ्यूचर के अंदर आपका जो टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उस टेंस के अंदर विद्यार्थियों सिंस की जगह किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक आप सिंस और वो मैं बता दूंगा आगे जब आएगा तब, लेकिन यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या फिर होता है ड्यूरेशन के लिए। किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए। ये चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब 1-2 मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि ही हैज बीन स्टडीइंग। वैसे ही हमने पेपर में बेसिक्स में पढ़ा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अभी तक कोई पेपर में बना नहीं। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस, या विद्यार्थियों फॉर मॉर्निंग, वो सुबह से अध्ययन कर रही है। ठीक है ना। तो जैसे आपने टाइम देखा, और टाइम कब है, और सिंस का प्रयोग हमेशा सिंस प्लस डे ऑफ पार्ट, ठीक है ना, सिंस प्लस पार्ट ऑफ द डे। दिन के जितने भी भाग होते हैं, सुबह, शाम, संध्या, जैसे कौन कौन से, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, डस्क, डॉन, इन सब से पहले सिंस का प्रयोग होता है। और जितनी भी आपकी डेट होती है इनसे पहले सिंस का प्रयोग, डे के नाम से पहले सिंस का प्रयोग, जितने भी ईयर होते हैं इनके नाम से पहले सिंस का प्रयोग, ठीक है ना। ये सारी की सारी, और मंथ के नाम से पहले आपका सिंस का प्रयोग। इन सबसे पहले आपका नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ डे, और सिंस प्लस पार्ट ऑफ द डे, दिन के भागों से पहले, इन सबसे पहले सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर का प्रयोग केवल और केवल ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे मैं कह दूं कि
2 आवर्स 2 घंटे, लास्ट मंथ 1 महीना, 2 मंथ, ठीक है ना, और 2 ईयर्स, तो ये सारा का सारा लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये सारा का सारा क्या होगा, एक लंबा ड्यूरेशन हो गया, उससे पहले फॉर का प्रयोग होता है। और ये आपको अच्छे से कहीं बुक्स में भी आपको अच्छे से व्याख्या किया हुआ आपको मिल जाएगा। और वैसे मैंने उस टेंस के अंदर बताया, तो वहां से आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो ही हैज बीन स्टडीइंग, अब सिंस या फॉर में से इससे पूछा, तो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग इन दिन का किसी भाग का नाम निश्चित समय सुबह से, तो इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्यों इतना ही पूछा जाता हमारे पेपर में, तो हमें इतना ही ध्यान रखना। अब हम प्रेजेंट पर आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को विद्यार्थियों हम कवर कर चुके। अब हम बढ़ेंगे पास्ट टेंस की ओर, और आज की क्लास के अंदर हम पास्ट टेंस कोशिश करेंगे पास्ट टेंस को ज्यादा से ज्यादा खत्म करने की। विद्यार्थियों हेडिंग डालो सिंपल पास्ट टेंस। क्या लिखोगे, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस लिखो। सबसे पहले इसका टू एक्सप्रेस, जल्दी जल्दी करो, अब अपने पास टाइम नहीं इतना। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट टेंस का। और इंग्लिश के अंदर मैं आपको बोल के बताता हूं कि इफ टाइम इज गिवन इन द पास्ट, मैं ये कहता हूं कि यदि आपको भूतकाल के अंदर कोई समय दे रखा, इफ टाइम इज गिवन इन द पास्ट, और ठीक है ना, और एन एक्शन टेक प्लेस इन दैट गिवन टाइम, और यदि उस दिए हुए समय के अंदर कोई घटना घटित होती है, कोई काम होता है, तो इट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनेट, तो वो विद्यार्थियों आपका पास्ट इंडेफिनेट में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भूतकाल का आपको समय दे रखा, और भूतकाल में कोई काम हुआ तो वो किस में आएगा, तो वो पास्ट टेंस में आएगा। और पास्ट टेंस में सामान्य पास्ट टेंस का मतलब सिंपल पास्ट टेंस में वो घटना आएगी, ठीक है ना। तो टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ पास्ट, ये परिभाषा आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ना, तो अच्छे से चीजों को कवर भी करना होगा। अब इसकी पहचान वगैरह आपको अच्छे से आती है। मैं एक बात आपको बताता हूं, मैंने एक बात बोली आपके अंदर कि एक बात आप मेरी सुनिए कि इफ टाइम इज गिवन इन द पास्ट, मैंने क्या कहा कि इफ टाइम इज गिवन इन द पास्ट, यदि भूतकाल को आपको समय दे रखा, और एन एक्शन टेक प्लेस इन दैट गिवन टाइम, और कोई भी घटना जो मतलब एन एक्शन दैट टेक प्लेस इन गिवन टाइम, यदि कोई भी घटना उस गिवन टाइम का मतलब होता है दिए हुए समय में घटित होती है, कहने का मतलब भूतकाल का समय दे रखा और भूतकाल में कोई काम हुआ, तो इट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनेट, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आएगी। ये बात तो आप समझ गए। लेकिन बट एन एक्शन टेक प्लेस इन बिफोर गिवन टाइम, यदि कोई घटना है वो उस दिए हुए समय से पहले घटित हो जाती है। दिया हुआ समय कौन सा था, भूतकाल का, बाद में समझोगे, पहले आप सुनो। भूतकाल के दिए हुए समय से पहले कोई घटना घटित हो जाती है, तो इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको लॉन्ग पास्ट बोलते हैं, इसीलिए उसमें वो घटना पास्ट परफेक्ट टेंस आएगी। विद्यार्थियों यहाँ से आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं, और क्लास 10th वाले अच्छे से ध्यान कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि 2024, 23, 22 और 25 इन सभी पेपर्स में आपके जो बोर्ड का एग्जाम्स में उसमें पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड 1 से लगाकर 2 क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि मेरे रेलवे स्टेशन जाने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। तो ये एग्जाम्पल कहाँ से लाए थे, ये एग्जाम्पल आपके पास्ट टेंस में ही है। हम भले ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। और जब रिलेट करके पढ़ोगे तो आनंद एक अलग ही है और इस चीज भी अच्छे से समझ में आएगी। अब मेरी बात सुनो, भूतकाल के अंदर 2 घटना हुई, ठीक है ना। एक काम जो नॉर्मल भूतकाल में हो गया, और एक काम जो उस नॉर्मल काम से पहले घटित हो गया। तो जो काम पहले हुआ वो विद्यार्थी पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। ये मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगा, धैर्य रखो, आप अच्छे से सही से सीख के जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझो। अब सबसे पहले हमें तो सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ना है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस की कीवर्ड्स, इसके कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो मैं आपको एडवर्ब्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखो, आप ब्लैक से लिखता हूं, अच्छे से समझ आएगा।
देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले बिफोर एगो, बिफोर से भी पहले एगो लिख दो, एगो फिर बिफोर लिख दो। यस्टरडे, सबसे खूबसूरत वर्ड यही है, यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, ठीक है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सब के साथ में किसका प्रयोग होता है? तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। बस ये 5 शब्द, 3 शब्द आपको याद रखने हैं। आपका क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कभी भी गलत नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आदमी ये है, यस्टरडे, फिर एगो, फिर बिफोर। बिफोर का मतलब एगो पहले, एगो का मतलब पहले, यस्टरडे का मतलब कल का दिन, बीता हुआ दिन पहले, लास्ट डे का मतलब पिछला दिन, लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, लास्ट संडे का मतलब पिछला रविवार, लास्ट मंथ का मतलब पिछला महीना, और लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछला समय, पिछला वर्ष। तो इन सब से आपको देखने को ये मिलता है कि भूतकाल का समय ये डिनोट कर रहे हैं, पास्ट का टाइम डिनोट करने वाले एडवर्ब्स हैं, इसलिए इट्स यूज्ड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इन सब का प्रयोग केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि दे लिव्ड हियर, वो यहाँ रहते हैं 10 years ago, वो 10 साल से यहाँ रहते थे, ठीक है, 10 साल पहले यहाँ रहते थे। समझ में आई बात? बहुत अच्छे से। अगला एग्जाम्पल मैं और समझा लूं तो मैं लिखता हूं कि आई मेट हर, ठीक है ना, मैं उससे मिला इन द मार्केट, इन द मार्केट, मार्केट के अंदर, कब? यस्टरडे। कब मिला? यस्टरडे मिला। तो जैसे आपने यस्टरडे को देखा और आपने कहा था कि यस्टरडे के साथ को हम तो क्या बताएंगे, यस्टरडे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। और एगो भी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मतलब टाइम को डिनोट करता है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लिखना तो और लिख दो, लिखो वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए थे, कब? लास्ट ईयर। कब गए थे? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब पिछला साल। तो ये किसको दर्शा रहा? पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को। बिफोर, एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब के सब जो एडवर्ब्स होते हैं, ये सब के सब जो शब्द होते हैं, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के टाइम को दर्शाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों इनके साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई। अब इसको मैं हटाता हूँ और उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ते हैं पास्ट किसकी तरफ बढ़ेंगे हम? अब हम आगे बढ़ेंगे आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। समझ में आएगा? ठीक है, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी करो, फिर हमें आगे भी चीजें बहुत सारी समझनी है, क्योंकि हमने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 क्लास और कम से कम 3 क्लास तो आपकी इस सेंस में लगेगी, क्योंकि हमें क्लास 11वीं और 12वीं वाले विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना है। वो भी बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी उम्मीद है कि सर करवा रहे तो हमारे भी अकॉर्डिंग ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो सभी में ध्यान रखना, उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बस इतनी बात। विद्यार्थियों पास इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ दिया, अब हम पढ़ेंगे एडिंग डालो 2 नंबर पर। अगला टेंस एडिंग आप कुछ नहीं, अगला लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आगे क्या लिखोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस लिखोगे बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, ठीक है ना। एनी एक्शन, एडिंग लिखो, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ऐसा कोई काम विद्यार्थियों जो भूतकाल में जारी था, वो किस में आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसकी पहचान आपने देखी होगी, वाज वर्ब के साथ में ING। इतनी बात तो आप समझ ही चुके होंगे। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आगे बढ़ो। मैं आपको ये बताता हूं कि विद्यार्थियों इस टेंस के अंदर आपको 2 रूल पढ़ने हैं। रूल का मतलब छोटी सी 2 बातें जाननी है। जैसे सबसे पहले तो वो एग्जाम्पल ही बताता हूँ। रूल नंबर 1 ऐसे लिखो कि रूल नंबर 1, पहला तो ये लिखो
फिर आपको मैं रूल नंबर 2 दोनों रटना नहीं है, चीजों को समझना। वैसे ही ना के बराबर आने की संभावना है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सभी टेंस को टारगेट करके तो थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ते ही जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि व्हेन आई वाज रीच्ड हिज होम, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा तो ही वाज रीडिंग ए नॉवल, तो वो क्या पढ़ रहा था, एक नॉवल पढ़ रहा था। विद्यार्थियों मेरे, और इसको मैं एक और दूसरे तरीके से और लिखता हूं, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ही वाज, ठीक है ना, ही वाज रीडिंग ए नॉवल, सॉरी ही वाज रीडिंग लिखना था भाई साहब, ठीक है ना, रीडिंग लिख दिया। अब लिखो, क्या लिखोगे, लिखो आई रीच, आप लिखो, फिर मैं इन दोनों को समझाता हूं। आई रीच हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, ठीक है ना, तो वाइल ही वाज रीडिंग ए नॉवल, दो तरीके से सेंटेंस को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि व्हेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट या व्हेन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं चीज आपको एक समझाता हूं, आपने लिख दिया, मैं थोड़ा सा हट देता हूं, पहले आप लिख लीजिए, व्हाइल ही वाज रीडिंग ए नॉवल, समझ में आई ना। और मैं यहाँ पर दो चीजें आपके सामने लिख सकता हूं, ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, हो गया, बहुत अच्छे से। अब मेरी बात सुनो विद्यार्थियों, कि भूतकाल के अंदर दो कोई काम हुए, बात सुनो मेरी, भूतकाल के अंदर दो काम को कोई काम हुए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप किसी के घर गए और वो कोई काम कर रहा था, मान लो आप रमेश के घर गए और रमेश खेल रहा था, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे कि मैं रमेश के घर गया और रमेश खेल रहा था, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ये काम भूतकाल में हुए, एक काम नॉर्मल क्या हुआ। अब मेरी बात सुनो, या ऐसे समझो आप, भूतकाल के अंदर पिक्चर से समझो, ये तो आपका प्रेजेंट है और ये विद्यार्थियों आपका पास्ट है, समझ में आई बात, इधर प्रेजेंट इधर पास्ट। मान लो भूतकाल के अंदर कोई भी काम जारी था, भूतकाल के अंदर पहले से, ऐसे समझो, भूतकाल के अंदर पहले से कोई काम जारी था और उसके बीच में कोई काम हुआ, अब समझ में आया होगा। मेरी बात सुनो, एक काम जो भूतकाल में पहले से कंटिन्यू था, पहले से कोई काम भूतकाल में जारी था और कुछ समय बाद में उसके बीच में कोई काम और हुआ, तो जो काम भूतकाल में जारी था वो विद्यार्थियों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, और जो काम बीच में हुआ उसका टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर गया, इसका मतलब ही वाज रीडिंग ए नॉवेल, वो नॉवेल पढ़ रहा था, या फिर ही वाज प्लेइंग ए क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। इसका मतलब जो काम कौन सा हो रहा था, उसके नॉवेल पढ़ने का काम तो जारी था, उसके नॉवेल पढ़ने का काम जारी था। आप बीच में से, आपके घर जाने का बीच में से काम है, यानी आपके उसके घर जाने का काम है, वो बीच में से होगा, तो जो काम जारी था उसका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, और जो काम बीच में हो उसका टेंस क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भूतकाल के अंदर दो काम हुए, एक काम पहले से जारी था, उसका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, और जो काम बीच में हुआ उसका टेंस हमेशा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, इसका मतलब आपके घर पहुंचने का काम बीच में हुआ, और ही वाज रीडिंग ए नॉवेल, वो नॉवेल पढ़ रहा था, इसका मतलब उसके नॉवेल पढ़ने का काम पहले से जारी था। तो इसका टेंस आप देखोगे कि वाज रीडिंग मतलब वाज प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है, और आई रीच, आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम ही है, बस इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही लिखने का तरीका है। आप क्या लिख लीजिए, इस सेंटेंस का कॉमा हटा के या फिर व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग करके इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हो। पहले क्या था कि ये कॉमा जोड़ रहा था, अब आप व्हाइल जोड़ोगे, तो एक ट्रिक आप लिख सकते हो। बहुत जगह ये आपको थोड़ी सी उल्टी भी लगेगी, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि व्हेन के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और व्हाइल के साथ बच्चों हमेशा जो आपकी क्या लिखोगे, वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वाज व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, और वाज वर्ब के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो चीज आपको समझ में आ गई, इसका मतलब मेरा काम सफल हुआ, और आई होप आपको भी ये चीज समझ में आई होगी।
अब मैं आपको दो का एक और समझाता हूँ, दूसरा रूल और लिखवाता हूँ, ठीक है ना। ये रूल तो आप समझ गए। तो भूत पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट, ऐसा कोई काम जो भूतकाल में जारी था वो किसमें आएगा, पास्ट आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। अब रूल नंबर 2 में आपको रेड से समझाता हूँ। रूल नंबर 2 अगला लिखना कि सी वाज कुकिंग फूड, वो भोजन बना रही थी, while he was रीडिंग, चलो रीडिंग बार बार लिख दिया तो क्या करो, प्लेइंग लिख दो, while he was playing एसएच, तो वो शतरंज खेल रहा था। अब मेरी बात सुनिए, एसएच की जगह आप क्रिकेट लिख दो सिंपल भाषा में। अब देखो इस टेंस के अंदर, अब इसका प्रयोग आप ऐसे इस सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते हो आप, कि while से भी शुरू कर सकते हो आप। क्या लिखो, while she was कुकिंग फूड, वो भोजन बना रही थी, कुकिंग फूड वो भोजन बना रही थी, कॉमा he was, कॉमा से आप दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हो, he was playing, इस बार मैं क्या लिख देता हूँ, प्लेइंग क्रिकेट सेम लिखोगे तो बच्चों सेम लिख दो, सेस, ठीक है। अब ये दूसरा नियम है। एक मैंने क्या समझाया कि भूतकाल के अंदर एक काम जारी था, उसके बीच में कोई काम हुआ, तो जो काम जारी था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बीच में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब मेरी बात ये समझो कि ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका पास्ट, ठीक है। मान लो भूतकाल के अंदर एक काम जारी था और उसके साथ एक काम दूसरा और जारी था, तो क्या दोनों का टेंस सेम रहेगा? बहुत ही 100% अच्छी बात है कि दोनों का टेंस है वो सेम रहेगा, है ना। और दोनों के बीच में थोड़ा टाइम का फर्क होगा, फिर भी वो टेंस सेम होगा। सेम समय में दो काम भूतकाल में हो रहे थे, तो उन दोनों के अंदर दोनों काम जारी थे, तो उन दोनों का टेंस क्या रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जैसे आप समझ सकते हो कि सी वाज कुकिंग फूड, वो भोजन बना रही थी, जबकि he was playing chess, वो शतरंज खेल रहा था। तो while she was cooking food, जब वो भोजन बना रही थी, तो he was playing chess, वो शतरंज खेल रहा था। तो इस सेंटेंस से आप ये समझे कि इस सेंटेंस की सेंटेंस सही है, बस आप while का प्रयोग बीच में से हटा के while से शुरू करके भी सेंटेंस को लिख सकते हो। तो हमेशा रट्टा नहीं मारना while के साथ में क्या आएगा और when के साथ में क्या आएगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि when के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग और while के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, तो आप कहोगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग। तो ये देख लो while के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग। तो आई होप विद्यार्थियों हम प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जाना, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा और उसके बाद में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया।